सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे साइलेंट पैथोजन यानी खामोश खतरे का क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं जो सच में चौंकाने वाला है। हम बात कर रहे हैं हंता वायरस की। देखिए, वायरसेस को इंसानी सीमाओं से कोई मतलब नहीं होता, और जब हमारा पर्यावरण बदलता है ना, तो ये माइक्रोस्कोपिक जीव अचानक से एक बहुत बड़ा खतरा बन जाते हैं। बिना किसी बेवजह की सनसनीखेज बातों के हम पूरी तरह से एक प्रोफेशनल मेडिकल नजरिए से समझेंगे कि आखिर इस वायरस की बायोलॉजिकल मैकेनिक्स कैसे काम करती हैं और इसके लक्षण क्या हैं। इस वायरस की गंभीरता को समझने के लिए चलिए एक रियल लाइफ मेडिकल केस स्टडी से शुरुआत करते हैं। 2026 की बात है। अर्जेंटीना से एक क्रूज शिप निकलता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन सफर के 11वें दिन अचानक से एक मरीज की मौत हो जाती है। वजह एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर, यानी सांस लेने में अचानक और बहुत गंभीर तकलीफ। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 26वें दिन उस मृतक पैसेंजर की पत्नी बीच रास्ते में ही कोलैप्स कर जाती है और उसकी भी जान चली जाती है। जहाज पर मौजूद बाकी लोग भी तेजी से बीमार पड़ने लगते हैं। फिर 32वें दिन तक आते आते WHO को आधिकारिक तौर पर इस पैथोजन के बारे में अलर्ट कर दिया जाता है। मतलब ये कोई आम फ्लू नहीं था, ये एक बहुत ही तेज और अलार्मिंग आउटब्रेक की बायोलॉजिकल सच्चाई थी। डायग्नोसिस के बाद जिस वायरस की पहचान हुई वो था हंता वायरस। और अगर क्लिनिकल नजरिए से देखें तो एक बहुत ही डराने वाला फैक्ट सामने आता है, 50%। जी हां, इस वायरस का मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर 50% तक हो सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो संक्रमित होने वाले आधे मरीजों की जान जा सकती है। ये इकलौता आंकड़ा हमें बताता है कि मेडिकली ये वायरस कितना आक्रामक और गंभीर है। तो चलिए जल्दी से अपने क्लिनिकल चार्ट पर नजर डाल लेते हैं। आज हम कवर करेंगे पहला 2 अलग अलग क्लिनिकल सिंड्रोम, दूसरा जूनोटिक ट्रांसमिशन और पर्यावरण, तीसरा एनडी स्ट्रेन म्यूटेशन और अंत में क्लिनिकल बचाव और रोकथाम। तो शुरू करते हैं भाग 1 से, 2 अलग अलग क्लिनिकल सिंड्रोम। आइए जरा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर देखते हैं। असल में हंता वायरस कोई एक सिंगल वायरस नहीं है, ये वायरसेस की पूरी एक फैमिली है। और ये फैमिली हमारे शरीर में 2 बिल्कुल अलग तरह के बायोलॉजिकल रिएक्शंस ट्रिगर करती है। पहला है HFARS, जो ज्यादातर एशिया और यूरोप में मिलता है। ये सीधे हमारी किडनी पर अटैक करता है, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ है HPS, ये मुख्य रूप से नॉर्थ और साउथ अमेरिका में पाया जाता है और इसका तरीका बिल्कुल अलग है। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी फेफड़ों पर हमला करता है। इसमें फेफड़ों के अंदर फ्लूइड या तरल पदार्थ भरने लगता है, जिससे मरीज सांस नहीं ले पाता और असल में सफोकेशन से उसकी मौत हो जाती है। वायरस फैमिली एक ही है, लेकिन अलग अलग जगहों पर ये 2 अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स पर बेहद जानलेवा हमला करते हैं। अब इस वायरस को 1950 के दशक में कोरियन वॉर के दौरान ही पहली बार पहचान लिया गया था। लेकिन इतने दशकों की मेडिकल नॉलेज के बावजूद आज की हमारी क्लिनिकल रियलिटी क्या है? सच तो यह है कि आज भी हमारे पास हंता वायरस के लिए कोई FDA या WHO अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं है, कोई भी प्रूवन एंटीवायरल दवा नहीं है। अगर कोई संक्रमित होता है तो डॉक्टर सिर्फ सपोर्टिव केयर दे सकते हैं। मतलब आखिरकार इस वायरस से लड़ने का पूरा दारोमदार पूरी तरह से मरीज के अपने इम्यून सिस्टम पर ही निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, जूनोटिक ट्रांसमिशन और पर्यावरण। अब जब हम जानते हैं कि वायरस शरीर में क्या करता है, तो सवाल उठता है कि ये हम तक पहुंचता कैसे है। 1993 में अमेरिका के नवाहो आउटब्रेक के दौरान साइंटिस्ट्स ने इस पूरी बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन चेन को डीकोड किया था, और ये बात एकदम साफ कर देती है कि पर्यावरण का असर कितना गहरा होता है। सब कुछ शुरू होता है अल नीनो जैसे मौसमी बदलाव से। इससे भारी बारिश होती है। बारिश के कारण चूहों के मुख्य खाने यानी पाइन नट्स की बम्पर पैदावार हो जाती है। बहुत सारा खाना मतलब चूहों की आबादी में बेतहाशा विस्फोटक वृद्धि। और जब ये ढेरों संक्रमित चूहे मल मूत्र करते हैं तो वायरस वहां की हवा में मिल जाता है। फिर जब इंसान उस दूषित हवा में सांस लेते हैं तो वायरस सीधा उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो शायद सिर्फ अमेरिका की ही प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक साइलेंट ग्लोबल खतरा है। 2005 से 2008 के बीच भारत के वेल्लोर, तमिलनाडु में एक स्टडी हुई, और पता है क्या सामने आया? वहां की सामान्य आबादी के लगभग 4% लोगों के खून में हंता वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज मिली। एंटीबॉडीज मिलने का सीधा सा मेडिकल प्रमाण यह है कि वो लोग पास्ट में इस वायरस के संपर्क में आए थे और उनका शरीर इससे लड़ा था। खासकर गोदामों में काम करने वालों और चूहों को पकड़ने वालों में इसका रिस्क सबसे ज्यादा था। मतलब ये पैथोजन खामोशी से हमारे ही आसपास मौजूद है। अब आते हैं भाग 3 पर, द एंडीज स्ट्रेन म्यूटेशन।
अभी तक हमने जो भी देखा उसके हिसाब से वायरस सिर्फ चूहों से इंसानों में आता था, लेकिन 1996 में अर्जेंटीना में एक ऐसा खतरनाक म्यूटेशन सामने आया जिसने पुरानी सारी क्लिनिकल मान्यताओं को तोड़ दिया। इसे नाम दिया गया एनडी स्ट्रेन। ये हंता वायरस फैमिली का इकलौता ऐसा स्ट्रेन है जिसमें एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलना साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड किया गया है। और जिस 2026 के क्रूज शिप आउटब्रेक की हमने शुरुआत में बात की थी ना, वहां इसी एनडी स्ट्रेन ने तबाही मचाई थी, जहां ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन साफ तौर पर देखने को मिला था। अब यहां घबराने की जरूरत नहीं है, हमें थोड़ा ऑब्जेक्टिव होकर सोचना होगा। मानव से मानव ट्रांसमिशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये कोविड-19 या सामान्य फ्लू की तरह एयरबोर्न है। बिल्कुल नहीं। इस स्ट्रेन को एक इंसान से दूसरे में जाने के लिए बहुत ही करीबी, लंबे समय तक फिजिकल कॉन्टैक्ट की जरूरत होती है, या फिर शरीर के तरल पदार्थों यानी बॉडली फ्लूइड्स का सीधा संपर्क होना चाहिए। ये हवा में दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकता। और एक और बात जो इसे बहुत बड़े पैंडेमिक में बदलने से रोकती है, वो है इसकी ट्रांसमिशन विंडो। ये विंडो सिर्फ एक दिन की होती है। जी हां, संक्रमित होने पर मरीज बीमारी की शुरुआत के बस पहले दिन ही इस वायरस को किसी और इंसान में फैला सकता है। ये एक दिन की बहुत छोटी सी विंडो ही वो सबसे बड़ा कारण है जो इस खतरनाक पैथोजन को ग्लोबल पैंडेमिक बनने से रोक देती है। और अब हमारा आखिरी भाग, क्लिनिकल बचाव और रोकथाम। तो जब हमारे पास कोई वैक्सीन या पक्की दवा नहीं है, तो सबसे बड़ा सवाल है कि हम खुद को बचाएं कैसे। इसका जवाब है प्रिवेंशन। साइंटिफिकली रिकमेंडेड कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके हैं जो इस ट्रांसमिशन चेन को तोड़ सकते हैं। अगर आपको चूहों वाली जगहों जैसे किसी पुराने गोदाम में जाना पड़े, तो N95 मास्क और दस्ताने जरूर पहनें। ये एक मजबूत फिजिकल बैरियर बनाता है। इमारतों में मौजूद छेदों और गैप्स को अच्छी तरह सील करें। साफ सफाई का खास ध्यान रखें। कचरे को सही तरीके से डिस्पोज करें और ऐसा कोई भी खुला खाना ना छोड़ें जो चूहों को अट्रैक्ट कर सके। बिना वैक्सीन के साफ सफाई और पेस्ट कंट्रोल ही हमारी सबसे मजबूत क्लिनिकल डिफेंस है। तो चलिए इस चर्चा को एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। हमने देखा कि एल नीनो जैसी जलवायु घटनाओं का सीधा असर एक खतरनाक वायरस के फैलने पर कैसे पड़ता है। अब जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज के कारण ऐसी मौसमी घटनाएं और तेज हो रही हैं, इंसानों और जानवरों के प्राकृतिक आवासों के बीच की दूरी कम होती जा रही है। ऐसे में हमें खुद से ये पूछना होगा, क्या हमारा ग्लोबल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर्यावरण और महामारी विज्ञान के बीच पनपने वाले अगले साइलेंट ज़ूनोटिक म्यूटेशन का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।